हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 है ये। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है फिजियोग्राफी, जिसका नाम है। मजीद हुसैन का बुक से रेफरेंसेस ली जा रही है। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी मैक्स। मैक्स मीन्स मैक्सिमम स्टडीज़। देखिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इंडियन जो है वो फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। इंडियन फिजियोग्राफी को हमने टोटल 6 भागों में बांटा था। हिमालयन में, प्लेन में, डेजर्ट में, पेनिनसुला में, कोस्टल प्लेन में और आइलैंड में। टोटल 6 पार्ट में हमने पूरे इंडिया को डिवाइड किया था, जिसमें से ये जो पहला पार्ट है हिमालयास, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और ये कंप्लीट भी हो चुका है। अगला हमारे पास है दैट इज़ प्लेन। तो आज से हम लोग द ग्रेट इंडियन प्लेन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे उसके थ्योरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया एंड इट्स थ्योरीज। तो पहले मैं बता दूं कि द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ कहाँ लाई करता है। अगर मैं आपको हिमालय के बारे में बताया था तो मैंने बताया होगा कि जो लास्ट हम लोग का हिमालय का पैरेलल सीरीज है वो सीरीज कौन था, शिवालिक था। कौन था, शिवालिक। तो शिवालिक से साउथ में, मैं फिर से कह रहा हूँ, शिवालिक से साउथ में और पेनिनसुला से नॉर्थ में, ये जो कंप्लीट एरिया आपको ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन। क्या कहते हैं, द ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया। इसी प्लेन का एक पार्ट भी है। आप बोल सकते हो कि जो हमारे पास डेजर्ट है, डेजर्ट भी एक टाइप से कहीं ना कहीं प्लेन का ही भाग है। ठीक है, बट वो सिंस वो हम लोग जिस प्लेन के बारे में बातें कर रहे होते हैं वो एक फर्टाइल लैंड होता है, इसी वजह से हमने इसको सेपरेट भी किया हुआ है। यानी कि बेसिकली ये जो डेजर्ट है और ये जो हमारे पास प्लेन है, ये एक एग्रीकल्चरल फील्ड होता है। और डेजर्ट क्या होता है, वहाँ तो एग्रीकल्चर नहीं होती है, इसलिए हमने इन दोनों को सेपरेट किया है। बट एक्चुअली दीज ऑल आर कम्स अंडर द ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया। तो ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं और बहुत अच्छे से इसके बारे में स्टडी करेंगे। आखिर सबसे बड़ा सवाल हमारे पास ये आता है कि आखिर इतना बड़ा द ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया बना कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो बहुत सारे जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपने बहुत सारे थ्योरीज दी है कि कैसे बनी है। तो उसी थ्योरीज के बारे में आज के इस वाले लेक्चर पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो, होता क्या है कि ये जो कंप्लीट एरिया है, यानी कि ये कंप्लीट जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एक एक्चुअली पे डिपोजिशन है, एक मिट्टी का डिपोजिशन है। यानी कि प्लेन मिट्टी का बोल सकते हो, एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन है। जिसने किसने किसने ये डिपॉजिट किया, एक तो पहला इंडस रिवर ने इसको डिपॉजिट किया, दूसरा गंगा रिवर ने इसको डिपॉजिट किया, और तीसरा जो है वो डिपोजिशन हुआ ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से। और इनके रिवर के साथ साथ इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ, उन्होंने भी डिपॉजिट किया। और तब जाके इतना बड़ा सा आपको ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया फॉर्मेशन का होता दिखाई दे रहा है। अगर मैं बेसिकली एक वर्ड में समझाऊं तो ये जो नदियां हैं वो नदियों ने क्या किया, अपने साथ बहुत सारे मिट्टी वगैरह बहाते हुए ले आ रही थी। अब जब ले आ रही थी तो एक बार किनारे इन्होंने डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो डिपोजिशन हुआ, तो इसी डिपोजिशन के हेल्प से आपका एलुवियल सॉइल बना है। या तो बोल सकते हो कि आपने ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया को फॉर्मेशन किया। तो सिर्फ 3 नदियाँ, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इनके हेल्प से बनाया गया है और इनके ट्रिब्यूटरीज के हेल्प से बनाया गया है द ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया। इसका जो एक्सटेंशन है वो लगभग 2400 किलोमीटर है। यानी कह सकते हो कि ये जो है वो 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। यानी कि यहाँ से यहाँ का अगर लेंथ मैं बताऊँ तो 2400 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि इसका लेंथ जो है वो लगभग 2400 किलोमीटर है। लेकिन जब हम लोग इसका विड्थ का बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इसका जो विड्थ है वो लगभग असम में, यानी कि इस वाले पार्ट में असम में, वो लगभग 100 किलोमीटर है। 90 से 100 किलोमीटर के रेंज का है। यानी कि ये जो असम में इसका विड्थ है वो लगभग 100 किलोमीटर का है। जबकि इसका जो राजमहल जो कि झारखंड में प्रेजेंटेड है, अगर यहाँ पे है झारखंड, तो झारखंड में जो राजमहल का एरिया है ना, वहाँ पे इसका जो विड्थ है वो लगभग 160 किलोमीटर होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग बिहार वाले एरिया में पहुँचते हैं, इसका लेंथ बढ़ जाता है, यानी कि इसका विड्थ बढ़ जाता है और लगभग ये 200 किलोमीटर हो जाता है। जैसे हम लोग इलाहाबाद में पहुँचते हैं, जो कि आज प्रयागराज है, वहाँ पे इसका जो विड्थ है
वो लगभग 280 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। और वहीं पे पंजाब वाले एरिया में ये विर्थ जो है लगभग लगभग 500 किलोमीटर तक फैली हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। यानी कि अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो जैसे हम लोग ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहे हैं तो हमारा जो विर्थ है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मैं एक बात कहना चाहूँ कि जो विर्थ ऑफ प्लेन है, द ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया है, आर इंक्रीजिंग वाइल मूविंग फ्रॉम वेस्ट सॉरी ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये बातें हो गई। हम लोग विड्थ के बारे में समझ चुके हैं, अब हम लोग समझते हैं डेप्थ के बारे में। देखिए डेप्थ जब मैं बोल रहा हूँ तो मान लो ये हमारा अर्थ का, इंडिया का अपर लेयर है। अब ये जो है सिंस ये किसका बना हुआ है, एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। एलुवियल सॉइल देखो बेसिकली बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है। तो मान लो ये ज़मीन से कितने नीचे तक एलुवियल सॉइल है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं डेप्थ ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक है ना। तो वो जो एलुवियल सॉइल का डेप्थ है वो एवरेज जो है, मतलब हर एक जगह पे जितने प्लेन है उसका जो एवरेज डेप्थ है वो लगभग 1300 से लेके 1400 मीटर तक डेप्थ है। लेकिन जो हरियाणा वाला एरिया है, यानी कि बोल सकते हैं हरियाणा, पंजाब, ये वाला जो यानी कि शिवालिक के साइड का जो डेप्थ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि बढ़ता जा रहा है। यानी कि वहाँ पे जो डेप्थ है लगभग 8 किलोमीटर तक का डेप्थ है। यानी कि समझ सकते हो कि इस साइड पे क्या है, ज़्यादा डेप्थ है। अगर मैं ऐसे समझाऊं तो ये हमारा हो गया हिमालय, ठीक है, ये हो गया हमारा हिमालय, और ये हो गया हम मान लो कि पेनिनसुला इंडिया। तो जैसे है इधर पे विड्थ डेप्थ ज़्यादा है कंपेयर टू ऐसे, यानी इस टाइप का ये डेप्थ। तो यानी कि यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है और इधर डेप्थ कम है। ठीक है ना। ये हिमालय का रीजन हो गया और ये पेनिनसुला का साइड हो गया। तो पेनिनसुला से जब हिमालय की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ डेप्थ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इधर। यहाँ पे डेप्थ लगभग 8 किलोमीटर के आसपास का है और यहाँ डेप्थ सिर्फ और सिर्फ 1.3 किलोमीटर, या तो बोल सकते हैं 1.4 किलोमीटर का आसपास का है। ठीक है, ये कहाँ पे है, हरियाणा में। हरियाणा में लगभग 8 किलोमीटर का डेप्थ है। इसलिए तो आप देखोगे हरियाणा में ज़्यादातर फसलें उगाई जाती है, खेतियाँ होती है ज़्यादातर, और वो भी बहुत सालों साल तक। तो ऐसा क्या कारण है, ऐसा यही कारण है कि वहाँ पे एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। देखिए ये जो एरिया है ना बेसिकली इतना ज़्यादा प्लेन है, इतना ज़्यादा प्लेन है कि यहाँ अगर हल्का सा भी बारिश आता है ना तो पूरा एरिया पानी से डूब जाता है। आप न्यूज़ में देखे होंगे कभी कभी कि बिहार में इतना सारा बाढ़ आ गया कि लोग मतलब बह गए, बहुत सारे घर बह जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पूरा एरिया एक्चुअली प्लेन है, समतल एरिया है। अब सिंस जब समतल एरिया है तो जैसे ही पानी या रेनफॉल होती है तो ये पूरा एरिया पानी से भर जाता है, और इतना पानी भर जाता है कि ये पूरा एरिया बाढ़ की चपेट में आ जाता है। लेकिन देखिए बाढ़ आया तो इससे एक बेनिफिट भी हो जाता है कि यहाँ पे फर्टाइल जो स्लिट है वो आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए। देखो जब नदियाँ बहती है तो बहने के साथ अपने साथ सिल्ट लाती है। सिल्ट क्या होता है, एक सिल्ट एक फर्टाइल सॉइल होता है जो कि नदियों के साथ बहते बहते आती है। तो ये नदियाँ जब बहती है, जब बाढ़ आता है, फ्लड आती है, तो ये सिल्ट अपने साथ उसी एरिया में छोड़ देती है। तो ये छोड़ने से क्या होता है कि ये एरिया एक टाइप से बहुत ज़्यादा फर्टाइल रिच एरिया हो जाता है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। ठीक है ना। तो ये बातें हो गई जहाँ पे मैंने समझाया आपको कि इसका एरिया का ये जो प्लेन है उसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, डेप्थ कितना है, और ये सिल्ट क्या होती है। ठीक है ना। अब आगे समझते हैं कि ये आखिर ये ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया कित आखिर बना कैसे, इस पे क्या क्या थ्योरीज हैं। तो देखो टोटल जो है हमारे पास 4 थ्योरीज हैं, उन 4 थ्योरीज के बारे में समझेंगे। ठीक है ना। देखो द ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ एक दो दिन में नहीं बना, बहुत मिलियंस ऑफ साल लगे हैं इसे बनने के लिए। और ये लगभग बहुत सारे कंट्रीज में, मतलब बहुत सारे बोलना नहीं चाहिए, मतलब 5 कंट्रीज में बेसिकली फैला हुआ है। 5 नहीं, आप बोल सकते हो 4 कंट्रीज में। पहला तो पाकिस्तान, दूसरा है इंडिया, तीसरा है नेपाल और बांग्लादेश। देखो नेपाल में उतना नहीं पड़ता, ठीक है ना। बांग्लादेश तो बहुत ज़्यादा है फर्टाइल, क्योंकि आप देखोगे अगर बांग्लादेश का मैप तो ज़्यादातर जो वो एरिया है ना वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया का ही पार्ट है। दूसरा है इंडिया में ही है, क्योंकि इंडिया तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में रहेगा ही, और पाकिस्तान का एरिया में भी पड़ जाता है। ठीक है। नेपाल सिंस आपको पता होगा कि वो हिमालयन ज़्यादातर एरिया होता है, बट हाँ ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया नेपाल में भी टच करती है। ठीक है ना।
और ये जो है वो एक फर्टाइल लैंड है। मतलब फर्टाइल लैंड बोलते हैं ना जब भी, तो मतलब समझ जाना कि एक टाइप से बहुत ज़्यादा उपजाऊ खेत है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइप से क्रॉपिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास पहला थ्योरी आता है ये हमारे पास ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया बनने का, वो है एलिवेशन ऑफ फोरडीप। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन बोल सकते हो आप इसको एक टाइप से। पहले बात समझते हैं कि फोरडीफ का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर मैं समझाऊं तो देखो, मान लो कि ये हो गया यूरेशियन प्लेट। जस्ट समझो कि ये हो गया यूरेशियन प्लेट और ये हो गया इंडियन प्लेट। तो जब जैसे जैसे इंडियन प्लेट आया था तो इंडियन प्लेट क्या हुआ कि यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गई। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये एरिया देखो, अगर मैं इस एरिया को मार्क लगाऊं तो ये एरिया आपको दिख रहा होगा। तो इस एरिया में क्या हो रहा है, एक टाइप से भी शेप का एक फोरडीप बन रहा है। तो ये जो भी शेप का फोरडीप होता है ना, इसी भेज शेप को फोरडीप को कहते हैं, फोरडीप ही कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चा, फोरडीप। यानी कि ये क्यों हुआ, देखो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, यूरेशियन प्लेट, और जो नीचे सबडक्ट हो रही है वो हो जाएगा इंडियन प्लेट। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि एक फोरडीप बन रहा है, और यहीं पे जो नदियां हैं, हिमालय की नदियां हैं, वो सारी नदियां अपने साथ एलुवियल सॉइल लाती हैं और वो इस एरिया में जाके फिल कर देती है। तो ये जो एरिया है वो कंप्लीटली फिल हो जाता है। ठीक है ना, किससे फिल हो जाता है, वो एलुवियल सॉइल से फिल हो जाता है। मान लो कि एलुवियल सॉइल ऐसे ऐसे भरता गया और फिर ऐसे, इसलिए वजह से मैंने बोला था ना कि इस एरिया में क्या होता है, डेप्थ ज़्यादा होता है और यहाँ पे डेप्थ कम होता है। ठीक है ना, अभी जस्ट मैंने इससे पहले पीछे समझाया आपको। तो मैंने जैसे बताया अभी जस्ट कि ये किसका रिजल्ट है, कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन से यहाँ पे एक फोरडीप बनता है। दिस कोलिजन क्रिएट अ डिप्रेशन कॉल्ड फोरडीप। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोरडीप कहा जाता है। जैसे कि मान लो कि अभी मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ, समझो बातों को। मान लो ये हमारे है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, अगर मैं अच्छे से समझाना चाहूँ तो रुको। मान लो कि ये हमारे पास है यूरेशियन प्लेट, ये हो गया हमारा यूरेशियन प्लेट। अब यूरेशियन प्लेट और ये हो गया इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और ये हो गया इंडियन प्लेट। अब देखो, जैसे जैसे आपको पता होगा कि इंडियन प्लेट जो है वो मूव कर रहा था इधर की ओर और यूरेशियन प्लेट मूव कर रहा था इधर की ओर। और जो यूरेशियन प्लेट होती है वो थोड़ा हेवी होता है। कैसा होता है, हेवी, थोड़ा भारी था। और ये जो इंडियन प्लेट था वो थोड़ा लाइट था, यानी हल्का था। अब जैसे ही ये आगे मूव ऑन करती है तो ये जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे चला जाता है। अब ये देखो बच्चा, नीचे जैसे गया तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे एक एरिया बन जाता है। ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखो ये एरिया, तो एक टाइप से यहाँ बन जाता है फोरडीप। अब ये आपको पता होगा कि यूरेशियन प्लेट जब ऊपर उठा तो यहाँ बना हिमालय। क्या बना, हिमालय। अब हिमालय से निकली ग्लेशियर से नदियाँ। अब ये नदियाँ क्या करती है, अपने साथ में हिमालय का पार्ट को कट कर करके ले आती है और वो बहाते 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 इन्हीं फोरडीप को फिल कर दी। किससे फिल की, वो फर्टाइल सॉइल से फिल कर दी, वो सिल्ट से फिल कर दी। एक वर्ड यहाँ यूज़ कर दो, सिल्ट, SILT। ये सिल्ट से जाके फिल कर दी। अब ये जो एरिया है वो एक्चुअली बन गया प्लेन। क्या बन गया बच्चा, प्लेन बन गया। तो प्लेन इसी तरीके से फॉर्मेशन हुआ। हुआ क्या कि यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से जाके टकराई, इंडियन प्लेट जाके नीचे सबडक्ट हो गया, उसी के बीच में एक बना आपके पास फोरडीप बन गया। फोरडीप जो है वो धीरे धीरे सिल्ट से फिल होता गया और यहाँ पे द ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया बना गया। तो यानी कि पहला जो हमारे पास प्रोसेस है वो पहला क्या है, एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन से पहला हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा। ठीक है ना। अब दूसरी बात होती है एलुवियन प्रोसेस, यानी कि वो एलुवियल सॉइल को कैसे फिल किया। मैंने जस्ट अभी बताया आपको क्या बना था, पहला फोरडीप बना। इन फोरडीप को फिल किसने किया, इन फोरडीप को फिल किया हिमालयन रिवर से द्वारा निकलने वाला नदियों के ने फिल किया, हिमालयन रिवर्स ने फिल किया। अब ये फिल जब होता गया, और ये कितने साल में, एक दो साल में ऐसा नहीं हुआ है बच्चा, ये हुआ है मिलियंस ऑफ ईयर्स में। यानी कि बहुत मिलियन मिलियन ईयर साल से ये होता चला जा रहा है। और किन किन नदियों के हो रहा है, ये गंगा से, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सब जो है वो हिमालय के जो क्ले हैं, सैंड है, सिल्ट है, इन सब को इरोड करके और उन्हें जाके डिपॉजिट कर रही है इस एरिया में। और वो प्रोसेस आज भी जारी है। इसी वजह से क्या बन गया हमारा, द ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया फॉर्मेशन हुआ। रिजल्ट क्या हो बच्चा, रिजल्ट हुआ कि दुनिया का सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड बन गया इसी फोरडीप के फील होने से। ठीक है,
देखो, ये जो थ्योरी है ये बेसिकली सम टाइम इसको हम लोग गलत भी प्रूफ कर देते हैं कि नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। देखो, नो डाउट फॉर्मेशन इसी टाइप से हो सकता है, बट एक्चुअली में कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एलुवियल का फोरडीप है, फॉर्मेशन है, फिलिंग है, वो कहीं ना कहीं ग्रेटर प्लेन को बनाया होगा। क्योंकि इतने बड़ा एरिया को फिल करना ये भी बहुत रियर चांस हो सकता है। बट ये थ्योरी है, थ्योरी कुछ भी कह सकती है और वो मे बी ट्रू भी हो सकता है। तो थ्योरीज आर थ्योरीज, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो इसका कोई कंक्लूजन अभी तक नहीं मिली है। अगला थ्योरी आता है बच्चा हमारे पास, दैट इज रिफ्ट वैली थ्योरी। ये देखो, रिफ्ट वैली क्या होता है उससे पहले मैं समझा दूँ कि रिफ्ट वैली होता क्या है। देखो बात समझो, एक हमारे पास एक बहुत बड़ा भूभाग होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा लैंड होता है। उस लैंड के बीच में, और ये जो लैंड है वो थोड़ा थोड़ा इधर खिसकने लगता है, और ये थोड़ा थोड़ा एक बीच में एक इधर मूव करने लगता है। तो इन जो मूवमेंट है इसके बीच में यहाँ पे एक वैली जैसा बन जाता है, एक टाइप से क्या बन जाता है, वैली। तो इसी को बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्या कहा जाता है बच्चा, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिफ्ट वैली बनता है। अब यही रिफ्ट वैली थ्योरी क्या कहता है कि देखिए, जो इंडियन मतलब कि माउंटेन था, ठीक है ना, यानी कि हिमालयन माउंटेन था, और जो पेनिनसुला है उसके बीच में यहाँ पे रिफ्ट वैली पाया जाता है। एक्चुअली ये थ्योरी ये कहता है कि इनके बीच में एक रिफ्ट वैली हुआ करती थी, बहुत बड़ा रिफ्ट वैली। अब वो रिफ्ट वैली धीरे धीरे यहाँ डिपोजिशन होता गया। वही बात है, सेम डिपोजिशन, मतलब कि हिमालय की नदियों ने आके इन्हें फिल किया, और तब जाके यहाँ पे एक ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। समझे हैं? तो ये बातें ये कहती है। दूसरा हमारे पास है सेस्मिक एक्टिविटी, ठीक है। देखिए ये क्या कहता है कि देखिए हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, ये पेनिनसुला प्लेट्यू क्या करा था, और जब ये टकराया पेनिनसुला प्लेट्यू और इसके बीच में एक रिफ्ट था, क्या बना, रिफ्ट। कैसे मूवमेंट हुआ, जब ये मूवमेंट हो रहा था अर्थ का, मतलब सॉरी, इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ में जब सबडक्ट होना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे एक रिफ्ट वैली क्रिएट हुई। कौन सा वैली क्रिएट हुई, रिफ्ट वैली। और ओवर टाइम, मतलब कि समय के साथ साथ यहाँ पे जो नदियों हैं उन्होंने क्या किया कि बेसिकली उसी को फील करना स्टार्ट किया, और वो धीरे धीरे फील होती गई, और जो एक फ्लैट लैंड बना, फ्लैट प्लेन बना, जिसे हम लोग आज के टाइम पे ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए, ये जो थ्योरी है बेसिकली, ये थ्योरी कहीं कहीं सही भी लगती है और कहीं कहीं गलत भी लगती है। इसका कारण ये है कि देखो, यहाँ पे जो डीप सेडिमेंट्स हैं, यानी कि जो सेडिमेंट का जमाव हो रहा है, ये जमाव जो है कहीं ना कहीं ये प्रूफ करती है कि हाँ रिफ्ट वैली रहा होगा। बट यहाँ पे एक और गलती हो जाती है कि लगभग 2400 किलोमीटर का लॉन्ग रिफ्ट वैली कैसे क्रिएट हो सकती है। कितना समझ रहे हो, ये लेंथ कितना है, 2400 किलोमीटर का लेंथ है ये। इतना लंबा एक रिफ्ट वैली कैसे क्रिएट हो सकता है, और वो भी उसका विड्थ जो है वो 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर विड्थ का कोई भी रिफ्ट वैली कैसे क्रिएट हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। क्योंकि इतना बड़ा रिफ्ट वैली तो आज के टाइम पे रियल टाइम में भी नहीं है। बेसिकली जो रिफ्ट वैली है और इससे पहले जो फोर डीप वाला थ्योरी था, वो दोनों कहीं ना कहीं एक ही जैसा नज़र आता है। इसलिए नज़र आता है क्योंकि दोनों जो है एक ही थ्योरी कहती है कि यहाँ पे एक टाइम पे गड्ढा हुआ होगा, वो गड्ढा से हिमालय से नदियाँ इरोड करते सारा मटेरियल्स को एक जगह जमा कर दी होगी। तो ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं दोनों एक ही हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, ये चांसेस ज़्यादा है कि तैथिस सी का होना, यानी कि रेसेशन ऑफ द सी, नदियों का पानी का घटाव होना। देखो, ऐसा माना जाता है बच्चा कि जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट और पहले जो यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट हो गया और ये इंडियन प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच में एक यहाँ पे बहुत बड़ा सागर हुआ करता था जिसको हम लोग कहते थे तैथिस सी। क्या कहा जाता था बच्चा, तैथिस सी। अब धीरे धीरे तैथिस सी क्या हुआ कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, इसका मूवमेंट आगे होता गया, तो ये तैथिस सी धीरे धीरे खत्म होता चला गया। तो ये जो तैथिस सी था, वो तैथिस सी धीरे धीरे खत्म होता गया, वो बह गया, वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि इन दोनों ये सी में आके मिल गया, मर्ज हो गया। कौन सा सी है, बे ऑफ बंगाल, और दूसरा है अरबियन सी। यानी कि जो तैथिस सी है उसका सारा पानी इधर आके निकल गया, ठीक है ना, रिलीज हो गया।
तो ये जो अब बचा यहाँ पे सेडिमेंट बच गया, यानी बालू जो बच गया यहाँ पे, जो समुद्र का मटेरियल था, यानी कि वहाँ के जीव जंतु जो बच गए वो यहीं आके दब गए। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ द ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया का। वही बात यहाँ लिखी हुई है कि द रीजन वेयर द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया एग्जिस्ट टुडे, यानी कि आज जहाँ पे ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है उस जगह पे कभी ना कभी एनिसेंट टाइम पे वहाँ पे तैथिस सी हुआ करता था। ये देखो तैथिस सी के बारे में सर्च करोगे ना तो आपको मालूम चलेगा तैथिस सी बहुत बड़ा सागर हुआ करता था। वो धीरे धीरे घटता गया, जैसे जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर मूव होना स्टार्ट हुआ तो वैसे वैसे उसका रिसेशन भी स्टार्ट हो गई। अगला है अपलिफ्ट एंड रिसेशन, यानी कि जैसे जैसे जो हिमालयन है वो धीरे धीरे ऊपर उठता गया तो वहाँ के जो तैथिस सी है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो गई। अब वो जैसे जैसे घटना स्टार्ट हो गई तो वहाँ पे पानी बचा ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सिल्ट बच गया। ठीक है, और वहाँ के जो मरीन्स थे यानी कि जो जीव जंतु थे वो बच गए हैं, उनके फॉसिल्स बच गए हैं, बाकी वहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। फिर यानी कि जैसे जैसे वो अपलिफ्ट हुआ यानी कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई हिमालय के, तो वहाँ के सारे पानी का रिसेशन हो गया। ठीक है ना, तो फिर वहाँ पे बचा क्या, एक वेरी लो लेइंग रीजन बच गया। अगला है मेरिन डिपोजिशन, यानी कि जैसे जैसे ये हो रहा था उसके बाद में जितने भी, देखो एक एक सबसे बड़ी बात मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि उस एरिया में ना, यानी कि यहाँ के जो ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया है, यहाँ बेसिकली एक क्या कह सकते हो, यहाँ पे अगल बगल आप अगर आज के टाइम पे देखोगे तो वहाँ पे वैसा कुछ है नहीं ना यार, लेकिन वहाँ तब भी बहुत सारे मरीन फॉसिल्स मिले हैं और सेडिमेंट रॉक मिलती है। तो इससे ये प्रूफ होता है बच्चा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक टाइम पे तैथिस सी हुआ करता होगा। यही तैथिस सी की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे एक क्या रह गया, एक लेयर बच गई, एक वहाँ पे बालू का या फिर बोल सकते हो कि समुद्र का जो नीचे जो होता होगा वो मरीन से बच गया। ठीक है, मरीन डिपोजिशन से बच गया और यही डिपोजिशन की वजह से ही आज वहाँ पे ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मुझे ज़्यादा सटीक लगता है कंपेयर टू वो दोनों। ठीक है, वो थ्योरम, वो जो थ्योरीज दी गई है वो नो डाउट गलत नहीं है, बट ये थ्योरी मुझे ज़्यादा सटीक लगती है कि यहाँ पे एक टाइम पे तैथिस सी हुआ करता था, वो तैथिस सी धीरे धीरे उसका रिसेशन हो गया और रिसेशन होने के साथ ही वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट बच गए और मरीन फॉसिल्स बच गए हैं, और जो कि आज भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, इसका कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है जो कि मैं अगर मैं समझाऊँ तो पहला पॉइंट ये कहता है अकरेंस ऑफ लाइमस्टोन, यानी कि कह सकते हो कि ये जो राजस्थान का एरिया है वहाँ भी आज भी लाइमस्टोन देखने को मिलता है। तो यानी कि ये प्रूफ करती है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एक टाइम पे रिसेशन हुआ होगा सी का। ठीक है, यानी कि पहला तो लाइमस्टोन का दिखना राजस्थान में, अचानक कहाँ से आ गया लाइमस्टोन राजस्थान में, कहीं ना कहीं सी रहा होगा ना भाई, तभी तो हुआ ना। तो ये जो प्रूफ है ये प्रूफ करता है कि कहीं ना कहीं ये जो रीज़न था, ये जो ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं सबमर्ज था एक टाइम। अगला है हमारे पास एलुवियल फिलिंग। फिर देखो जैसे जैसे क्या हुआ कि जैसे जैसे ये जो एरिया था, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेडिमेंट बच गए थे, उन्हीं सेडिमेंट्स पे ये जो हिमालय की नदियाँ हैं वो अपने साथ में बहुत सारे मट्टी क्ले वगैरह इरोड करके लाते गए और वो फील होता गया। देखो अगर मैं फिर से समझाना चाहूँ, देखो मेरे घर में बहुत सारा काम हो रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस लगे, बट इग्नोर करो। सुनो जैसे जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे रिसेशन होना स्टार्ट होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्ले वगैरह बच गया। अब ये जो हिमालय की नदियाँ थी वो जैसे कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, इन्होंने क्या किया अपने साथ में बहुत सारे क्ले को, सेडिमेंट को वो भी बहाते हुए लेते आई और ये पूरा एरिया को प्लेन कर दिया। यही वजह से फॉर्मेशन हुआ द ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया, जो कि मुझे ज़्यादा सटीक लगती है। तो इसका कुछ कुछ हमारे पास थ्योरी था, जिसमें पहला है लाइमस्टोन का मिलना राजस्थान में, दूसरा ये प्रूफ करता है कि ऐसा हुआ होगा और वो था वाटर लेक का, स्लाइन वाटर लेक का मिलना राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जानते हो आज भी स्लाइन वाटर मिला जाता है, यानी कि नमक का पानी मिला जाता है। तो नमक का पानी आया कहाँ से, कहीं ना कहीं समुद्र रहा होगा तब तो मिला है ना। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, आप वहाँ मजीद हुसैन के बुक में पढ़ोगे तो वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलेंगी जिससे कि आपको ये प्रूफ होता है कि हाँ एक टाइम पे तैथिस सी यहाँ पे हुआ करता था। फिर ये रिमेंट ऑफ तैथिस, यही बात है जो मैंने इतने सारे बताए वो सेम कॉपी है, इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप समझ लेना। तो रिसेंट व्यू क्या कहता है उसके बारे में, आज के मतलब प्लेन के बारे में क्या आखिर रिसेंट व्यू है उसके बारे में बस समझ लेते हैं।
पहला हमारा उन्होंने कहा, आज के जो लेटेस्ट है, उन्होंने कहा कि न्यू टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बना है, ठीक है। दूसरा है रिवर डायनेमिक्स। तीसरा है क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, यानी क्लाइमेट के इन्फ्लुएंस, यानी मानसून, रेनफॉल, इनके वजह से फ्लड, इनके वजह से भी बना है कहीं ना कहीं, इनका भी एक हेल्प रहा है। एक है सिस्मिक एक्टिविटी, यानी कि जो उसके वजह से, मैं बहुत डीप में नहीं समझा रहा क्योंकि उतना कोई टफ नहीं है यार, एक बार रीड कर लेना। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन में एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो, जो ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक दो प्रोसेस से नहीं बनी हुई है, बहुत सारे प्रोसेस से बनी हुई है। जिसमें कि पहला तो एलिवेशन हो गया, यानी कि एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन हो गया, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के वजह से हो गया, मरीन मतलब कि जो पहले, मतलब समझो कि पहले 33 था, 33 ख़त्म हुआ, तो वहाँ पे जो जो जीव जंतु थे वो कहीं ना कहीं दब गए होंगे ना। तो वो जो बचा हमारे पास मरीन, तो मरीन का रिसेशन से बचा। फिर अगला है रिमेंट ऑफ द एनिसेंट सी, जैसे कि और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रूफ होता है कि हाँ, एक टाइम पे जो हिमालय था, सॉरी, ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया था, जिस जगह पे आज है, वो कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये हमने इस आज के लेक्चर पे समझा। देखो, घर में बहुत सारा काम हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग रही है, तो मैं जल्दी से इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। आप सभी का थैंक यू यूपीएससी मैथ्स में आगे पढ़ने के लिए। हम लोग आगे इसी टाइप का लेक्चर बनाते रहेंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एक बार फिर से समझाऊँ, तो ये जो पॉइंट था, क्या बोलते हैं, रिसेशन ऑफ सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई लगा लो, रिसेशंस ऑफ, ये पूछा जाता है। और उसके बाद है हमारे पास रिफ्ट वैली थ्योरी, एक हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो हमारे पास है फोर डीप एलिवेशन, फोर डीप, ठीक है ना। तो ये तीन जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आते रहते हैं। तो ये बातें हो गई ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया एंड इट्स थ्योरीज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेक्चर 8 में और अच्छे से समझेंगे पार्ट ऑफ द ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।